नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जौसरबर्ग स्थित एक होटल में भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी बता दें कि 20वें G20 लीडर्स समिट में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं। होटल आगमन पर प्रधानमंत्री मोदी ने केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड और राजस्थान की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। इसके अलावा उन्होंने एक आध्यात्मिक प्रदर्शन भी देखा, जिसने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दें कि जौसरबर्ग में भारतीय मूल के टेक उद्यमियों और एक प्रमुख सामुदायिक संगठन के प्रमुख से मुलाकात की। इस दौरान वे मीडिया और प्रौद्योगिकी समूह बता दें कि नेस्पेपर्स के अध्यक्ष कोस बेकर से भी मिले, जहां साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की और बैठक में ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने रेडफोर्ड पर हुए आतंकवादी हमले और सऊदी अरब में बस दुर्घटना में मारे गए भारतीय उपराह यात्रियों पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच बहुत कुछ चर्चा के लिए है और हमारा संबंध बहुत मजबूत है। मुझे विश्वास है कि हम अपने आर्थिक रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और भी मजबूत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बता दें कि G20 समिट में भारत की भूमिका और वैश्विक सहयोग को और भी सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित यूनिटी मार्च में शिरकत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना था। मार्च में राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने भाग लिया और सरदार पटेल के योगदान और देश एकता के संदेश को याद भी किया। और इसके साथ ही बता दें कि जेपी नड्डा ने कार्यक्रम में शिरकत की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। जहां बता दें कि कार्यक्रम में नागरिक नेता यहां शामिल हुए हैं। सरदार पटेल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रीय एकता और अखंडता बढ़ावा कार्यक्रम का उद्देश्य के चलते इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ कार्यक्रम में सभी शामिल हुए। इसके साथ इस कार्यक्रम के जरिए से राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया है। पुरी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 दिवसीय देव दीपावली के अवसर पर श्री जगन्नाथ मंदिर में बता दें कि दर्शन किए। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ रही और उन्होंने दीपावली के पावन पर्व का आनंद लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की और भगवान जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा के दर्शनों के साथ उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि देव दीपावली हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण पर्व है, जो लोगों में एकता और सौहार्द का संदेश देता है। मंत्री के दर्शन से श्रद्धालुओं में उत्साह और आनंद देखने को मिला। इस दौरान मंदिर प्रशासन और सुरक्षा बलों ने व्यवस्था को सुनिश्चित भी किया, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सहज रूप से दर्शन कर सकें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का आज निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दौरे से जुड़े सभी आवश्यक इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि कार्यक्रम सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ब्रह्म सरोवर में शाम की आरती में भी भाग लिया। उन्होंने स्थानीय श्रद्धालु के साथ पूजा अर्चना में भागीदारी की और वातावरण का आनंद लिया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस है उसमें शिरकत करेंगे और उसी के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी
यहाँ अनुभव केंद्र जिसका उन्होंने पिछले दिनों 2 ब्लॉक्स का उद्घाटन किया था, आज वो पूर्ण अवस्था की स्थिति में है और देश के विदेश के पर्यटकों के लिए ये खुलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका विजिट करेंगे और वहाँ पर एक पांचजन्य उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव ब्रह्म सरोवर पर वो विजिट करेंगे और वहाँ पर ब्रह्म सरोवर पर पवित्र आरती में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उसमें शिरकत करेंगे और उसके बाद प्रस्थान होगा। करोड़ों रुपए की सौगात भी इस दौरान हरियाणा वासी मिला, थर्मल प्लांट मिला, तो अब फिर करोड़ों रुपए की सौगात उस दिन मिलेगी 25 तारीख को हरियाणा वासी को। देखिए अभी क्योंकि कार्यक्रम कुछ ऐसे हैं उसके अंदर हम तैयारी कर रहे हैं पूरी की पूरी, जैसा भी आपके सामने। सीएम साहब, आपने कहा था कि जो गैंगस्टर होंगे विदेशों से लाए जाएंगे, उनको लाया जा रहा है, चाहे नौनी राणा को वहाँ पकड़ लिया गया, अनमोल बिश्नोई को भी वहाँ से ले आया गया, क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी सरकार ने कहा था चाहे अपराधी कितना बड़ा हो हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं, उनको लेके आएंगे चाहे कैसे। नहीं, देखिए हमारी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और सरकार का ये पूरा एजेंडा क्लियर है कि हर व्यक्ति ठीक शांति से रहे और अपना काम करे, मेहनत करे। मैं उस पवित्र भूमि के ऊपर खड़ा हूं जिस पवित्र भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया, जिस पवित्र भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान का संदेश दिया और हमें अपना काम करना चाहिए। काम करके व्यक्ति कितना आगे बढ़ना चाहिए। हमें खुशी होती है कि व्यक्ति की मेहनत है, मेहनत से आगे बढ़ रहा है, गलत रास्ते से आगे मत बढ़िए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आयोजित महल रंगत महोत्सव 2025 में भाग लिया। कार्यक्रम में गायक कैलाश खेर और उनकी बैंड कैलाशा ने बता दी कि कोलंबिया नेतृत्व और इसके साथ ही कठपुतली कलाकार, ब्रास बैंड सहित अन्य पारंपरिक कलाकारों के साथ भारत की लोक विरासत का जश्न मनाया। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। निवेश को लेकर रोड शो करेंगे। दक्षिण के उद्योगपतियों से भी संवाद किया जाएगा। नई इकाइयां, निवेश विस्तार पर चर्चा करेंगे। औद्योगिक सुविधाओं पर भी संवाद करेंगे। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम मोहन यादव हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे। नई इकाइयां, निवेश विस्तार पर चर्चा करेंगे। दक्षिण के उद्योगपतियों से संवाद किया जाएगा। निवेश को लेकर रोड शो करेंगे सीएम मोहन यादव। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। निवेश को लेकर रोड शो भी करेंगे। दक्षिण के उद्योगपतियों से संवाद किया जाएगा। नई इकाइयां, निवेश विस्तार पर चर्चा भी करेंगे। औद्योगिक सुविधाओं पर भी संवाद किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां बता दें कि निवेश को लेकर रोड शो किया जाएगा। इसके साथ ही दक्षिण के उद्योगपतियों से भी संवाद करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव, जहां निवेश को लेकर रोड शो किया जाएगा और इसके साथ ही औद्योगिक सुविधाओं पर भी संवाद करेंगे। नई इकाइयों, निवेश विस्तार पर चर्चा करेंगे। दक्षिण के उद्योगपतियों से भी संवाद किया जाएगा। निवेश को लेकर रोड शो करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हैदराबाद दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। निवेश को लेकर रोड शो भी करेंगे। दक्षिण के उद्योगपतियों से संवाद किया जाएगा। नई इकाइयों, निवेश विस्तार पर चर्चा करेंगे। औद्योगिक सुविधाओं पर भी संवाद किया जाएगा।
विदिशा जिले की ग्राम पंचायत काकपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदर्श ग्राम पंचायत में बता दें कि विकसित किए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने पंचायत क्षेत्र के हाट बाजार, सड़क एवं पानी की नवीन स्वीकृति, सामुदायिक भवनों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल ग्रामीण विकास को नई दिशा देगी और ग्रामवासियों के जीवन स्तर को उन्नत बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में बुनियादी सुविधाओं का समुचित विकास हो और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़े। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामवासियों की बड़ी संख्या भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने लोगों से विकास कार्यों में सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपील भी की। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम मोहन यादव ने कई विकास परियोजना का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जहां आदर्श ग्राम पंचायत का उद्घाटन ग्रामवासियों के लिए नई पहल देखने को मिली है। काकपुर हाट बाजार का उद्घाटन भी किया गया। इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री ने लोगों से विकास कार्यों में सहयोग करने के लिए भी अपील करी और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ नई दिशा देगी ये सारी परियोजनाएं और लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। विदिशा जिले की ग्राम पंचायत काकपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदर्श ग्राम पंचायत में विकसित किए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने पंचायत क्षेत्र के हाट बाजार, सड़क एवं पानी और नवीन स्वीकृति, सामुदायिक भवनों का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल ग्रामीण विकास को नई दिशा देगी और ग्रामवासियों के जीवन स्तर को उन्नत बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में बुनियादी सुविधाओं का समुचित विकास हो और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़े। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामवासियों की बड़ी संख्या मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने लोगों से विकास कार्यों में सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपील भी की। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां नक्सल प्रभावित जिले में प्रशासन युवा उद्यमियों के विकास और समर्थन के लिए यूथ हब अभियान चला रहा है। इस पहल के माध्यम से युवाओं को नए व्यावसायिक संभावनाओं, कौशल प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे, ताकि क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। दंतेवाड़ा से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूथ हब अभियान की शुरुआत की जा रही है। युवा उद्यमियों को इससे समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा, कौशल ट्रेनिंग, मार्गदर्शन उपलब्ध होगा, रोजगार और उद्यमिता को इससे बढ़ावा मिलता हुआ भी नजर आएगा और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये पहल देखने को मिल रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हुए नजर आएंगे, इससे बढ़ावा भी मिलता हुआ नजर आएगा। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी और हरियाणा तक ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। आरोपी गिरफ्तार है। मास्टरमाइंड से लेकर मौलवी तक पूरा नेटवर्क एनआईए के शिकंजे में है। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी की गतिविधियों पे भी अब एसआईटी जांच कर रही है। इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। एनआईए की टीम ने दबिशों का दायरा बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित कई राज्यों में छापेमारी की और इन छापेमारियों का नतीजा कई बड़े आरोपी गिरफ्त में आ गए। और इन गिरफ्तार आरोपियों की प्रोफाइल पर अगर नजर डालें तो कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर आदित्य संदिग्ध नेटवर्क का सक्रिय सदस्य, डॉक्टर शाहिद इस पूरे मॉड्यूल का कथित मास्टरमाइंड, मौलवी इरफान अहमद धार्मिक संगठनों के नाम पर युवाओं को जोड़ने का जिम्मेदार, डॉक्टर मुजमिल मेडिकल कवर के नाम पर सुरक्षित मीटिंग पॉइंट तैयार करने वाला। एनआईए ने इन सभी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर चुकी है, जहां अदालत ने उन्हें 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भी भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसी का दावा है कि ये लोग एक संगठित नेटवर्क के हिस्से के रूप में काम कर रहे थे, जहां मेडिकल प्रोफेशन, धार्मिक शिक्षण और सोशल कनेक्टिविटी को कवर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ये नेटवर्क संभावित रूप से फंडिंग, कट्टरता और मॉड्यूल सक्रिय करने के लिए मौजूद था। धमाका इस पूरे सिस्टम का ही पहला संकेत माना जा रहा है। इसी बीच हरियाणा के फरीदाबाद से भी बड़ा अपडेट सामने आया। यहाँ की पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की गतिविधियों पर संदेह जताते हुए एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी कर दिया। सूत्रों का कहना है कि कुछ गिरफ्तार आरोपियों का इस यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों से संपर्क रहा है।
किन परिस्थितियों में, किस मकसद से और किस तरह की मीटिंग हुई, इन्हीं बिंदुओं पर एसआईटी अब गहराई से जांच कर रही है। एनआईए की ताजा छापेमारी में एजेंसियों को कई महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल चैट्स, दस्तावेज, डिजिटल फाइलें और संभावित लोकेशन मैपिंग जैसी सामग्री जब्त की गई है। एनआईए को शक है कि ये सिर्फ एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट नहीं था, बल्कि आने वाले समय में एक बड़े प्लान का हिस्सा। एजेंसी ये भी मान रही है कि ये नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सक्रिय था, जहां पर आपको बता दें कि कोड वर्ड्स और इसको लेकर मैसेजिंग का भी इस्तेमाल किया जाता था। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी जांच पर एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया ने कहा है कि मामला अभी मीडिया के जरिए ही हमारे संज्ञान में आया है और हम मामले की जांच कर रहे हैं और कड़ियों को जोड़ रहे हैं। अल फलाह कॉलेज फरीदाबाद में है और अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये यूनिवर्सिटी है या नहीं, और हम महू से ही इसके संबंध की जांच कर रहे हैं। मामला अभी पता चला है, हमको भी मीडिया के थ्रू ही पता चला है, तो अभी हम देख रहे हैं, जांच कर रही है, वी आर गेटिंग पीसेस टुगेदर, सो अभी जांच भी चल रही है। अल फलाह कॉलेज क्या है, कहाँ, यहाँ कौन कौन पढ़े हैं? जो अल फलाह कॉलेज आई थिंक फरीदाबाद में है। यहाँ महू में भी एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी नहीं, वो हम लोग देखेंगे उसमें, अभी तक तो यूनिवर्सिटी होने का कोई प्रमाण नहीं आया है। इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड आई विल बी एबल टू कमेंट वंस थिंग्स आर फाइनलाइज्ड। तो महू में क्या कनेक्शन है? सॉरी, महू से क्या कनेक्शन है? महू से कनेक्शन क्या है ये हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और जांच जारी है। सर, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का मकान बताया जा रहा है यहाँ पर तकरीबन 25 साल। जैसे मैंने आपको बताया है, अभी हमको भी आपके ही माध्यम से पता चल रहा है, सो दिस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। हम बात करेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। आपके एडिशनल साहब ने प्रिंट मीडिया में बाइट दिया है कि जावेद और उमर अल फलाह में पड़े हुए हैं जो महू में है। सर, मैम कोई आरोपी है, मैं आपके पास उसके भाई के खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ उसके खिलाफ, हाँ जी, जो आरोपी है चेयरमैन है, हाँ उनके जी, भाई के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज है। क्या बोल रहे हो? एक मिनट रुकिए। चेयरमैन है, जो चेयरमैन है, जो जिनके जिस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है, उनके भाई के खिलाफ कोई महू में थाना प्रकरण में। जैसे मैंने बताया आपको, अभी हमको भी आप ही के माध्यम से पता चल रहा है, और जैसे ही हमको कुछ चीजें सामने आएंगी, क्लियर होंगी, वो हम जरूर उसको सामने। अभी तक पुलिस में इन्वेस्टिगेशन हमारे पास अगर आई नहीं है तो हम उसमें कर नहीं सकते हैं। हाँ जी, वो सारा कुछ अभी सेंट्रलाइज चल रहा है, तो वहीं से हो रही है, और जैसे आपको कुछ जानकारी आगे मिलेगी हम वैसे ही बताएंगे। कॉलेज है, कौन पढ़े हैं यहाँ पर, कुछ अभी जानकारी नहीं मिली। कौन सा कॉलेज? ये जो अल फलाह है, अल फलाह यूनिवर्सिटी इज इन फरीदाबाद। महू में कोई अल फलाह यूनिवर्सिटी हमारे संज्ञान में नहीं है। हाँ, अभी तक नहीं। फिलहाल दिल्ली में घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील जगहों, मेट्रो स्टेशनों और मार्केट्स में पुलिस का विशेष पहरा है। ड्रोन, वैन और स्पोर्ट्स इंटेलिजेंस टीमों को भी सक्रिय कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये नेटवर्क अकेला काम कर रहा था या इसके पीछे कोई बड़ा संगठन मौजूद है। एनआईए की आने वाली रिपोर्ट इस केस की दिशा तय करेगी। फिलहाल एजेंसियां अगले 72 घंटे को बेहद महत्वपूर्ण मान रही हैं, क्योंकि डिजिटल फॉरेंसिक और मोबाइल लोकेशन मैचिंग में बड़ा खुलासा हो सकता है। दिल्ली धमाके की जांच अब क्रॉस स्टेट ऑपरेशन बन चुकी है। एनआईए की गिरफ्त में आए कुछ आरोपी इस नेटवर्क का सिर्फ एक हिस्सा हो सकते हैं। अगले कुछ दिनों में इस केस से जुड़े नए नाम और नए लिंक सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल को जोड़कर एक बड़ा सच उजागर करने में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश में तापमान गिरा। दिल्ली और मुंबई में वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट के साथ साथ सुबह के समय दृश्यता भी कम रही है। मुंबई महाराष्ट्र शहर के कई हिस्सों में स्मॉग ने बता दी दस्तक दे दी है। खासकर कालानगर क्षेत्र में धुंध का घना आवरण देखा गया है। इससे आम लोगों की आवाजाही और स्वास्थ्य पर असर पड़ने की आशंका भी है। वहीं नई दिल्ली में भी सुबह के समय पंजाबी बाग और आसपास के क्षेत्रों में बतादे की परतें देखने को मिली हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार यहां का AQI बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गया है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे प्रदूषण स्तर में सांस की समस्या, आंखों और गले में जलन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। और इसके साथ ही दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली उत्तर प्रदेश की है, दूसरी दिल्ली की है और तीसरी मुंबई की है। और तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदूषण का स्तर देखने को मिल रहा है और यहाँ परतें देखने को मिल रही हैं। और AQI इन तीनों ही जगह पे बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। और इससे अब लोगों को भी
लोगों के वाहनों की रफ्तार धीमी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दृश्यता काफी ज्यादा कम हो चुकी है। सुबह के समय सबसे ज्यादा स्मॉग देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो वहां पे भी तापमान काफी ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में भी काफी ज्यादा प्रदूषण है। वहीं अगर मुंबई की भी बात करें तो बहुत ही खराब श्रेणी में यहाँ पे भी AQI दर्ज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट के साथ साथ सुबह के समय दृश्यता भी कम रही है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र शहर के कई हिस्सों में भी स्मॉग ने दस्तक दी है। खासकर कालानगर क्षेत्र में धुंध का घना देखने को मिल रहा है। इससे आम लोगों की आवाजाही और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने लगा है। तो वहीं अगर नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ पंजाबी बाग और आसपास के क्षेत्रों में स्मॉग ने पूरे इलाके को ढक दिया है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार यहाँ AQI बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे प्रदूषण स्तर से सांस की समस्या, आंखों और गले में जलन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से दृश्यता कम हो चुकी है और तीनों ही जगह पे पड़ते देखने को मिल रही हैं। प्रदूषण की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही बता दें कि वायु गुणवत्ता काफी ज्यादा खराब हो गई है और इससे अब रफ्तार काफी ज्यादा वाहनों की धीमी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दृश्यता कम है, जिसके चलते ये खतरा भी बना हुआ है। और इसके साथ ही जो लोग पहले से ही अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं उनके लिए यह हवा काफी ज्यादा और भी ज्यादा मुश्किल लाती हुई नजर आएगी। मुंबई में भी अगर बात करें तो स्मॉग का प्रकोप काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तापमान गिरने से दृश्यता कम हो गई है और उत्तर प्रदेश में भी घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां भी हो रही हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी अपील की है कि आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकले और मास्क का उपयोग जरूर करें। और दिल्ली में भी वायु गुणवत्ता काफी ज्यादा खराब है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आती है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और अभी से लोगों को बता दें कि आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियां भी सामने आने लगी हैं, जो कि काफी ज्यादा चिंता अब लोगों के लिए लेकर आ रही है। और इसके साथ ही बता दें कि सुबह के समय काफी ज्यादा दृश्यता कम देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।